Good morning friends, welcome to Rivesh Study Group. This is Ritupriya Pandey and today I'll be teaching you about one of the very famous topic of discussions nowadays in India, UCC means Uniform Civil Code. And this lecture will be in English medium means मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अपने इस लेक्चर को कंटिन्यू करूँगी सो डैट स्टूडेंट्स के साथ साथ हमारी आम जनता जो देश की है उसको भी यूसीसी के बारे में एक डीप नॉलेज हो कि यूसीसी है क्या। आए दिन हर कोई न्यूज़पेपर में पढ़ता है या न्यूज़ चैनल में देखता है या किसी न किसी से सुनता है कि गवर्नमेंट ने क्या स्टैंड लिया या सुप्रीम कोर्ट ने क्या स्टैंड लिया या क्या किसने क्या स्टेटमेंट दिया, लेकिन उसका रूट क्या है। ये सारी चीज़ें रूट, हिस्ट्री, आगे जो जजमेंट्स हुए उसके प्रोज एंड कॉन्स, मतलब वो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो सकता है अगर वो हमारे देश में लागू कर दिया जाए, इन सब के बारे में हम इस लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स यूपीएससी, स्टेट पीएससी या एसएससी का एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस टॉपिक से रिलेटेड आने वाले एग्जामिनेशन में किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूसीसी, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूसीसी कहाँ पे मेंशन्ड है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूसीसी अंडर आर्टिकल 4 मतलब आर्टिकल 44 जो डीपीएसपी का है वहाँ पे मेंशन किया गया है। डीपीएसपी मीन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। एक तरह से देखा जाए तो डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी एक गाइडलाइन होती है, गवर्नमेंट के लिए एक गाइडलाइन है जो कि गवर्नमेंट को ये गाइड करती है कि सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए सरकारी या फिर सरकार की अथॉरिटी को क्या क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या क्या स्टैंड लेना चाहिए ताकि जो सिटीजन्स हैं उनकी भलाई हो सके। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने डीपीएसपी बनाया। अब उसके आगे हम देखते हैं कि आर्टिकल 44 कहता क्या है। आर्टिकल 44 स्टेट्स दैट स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर अ यूसीसी फॉर द सिटीजन्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मीन्स कि आर्टिकल 44 कहता है कि ये गवर्नमेंट अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को पूरी इंडिया में लागू करे। अब इतना जब डिस्कशन हो रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 44 ये गवर्नमेंट को बोल रहा है कि आपको यूसीसी लागू करना है, तो उसकी डेफिनेशन क्या है उसको भी पढ़ लेते हैं कि यूसीसी की डेफिनेशन क्या है। It aims to have a common set of laws for personal matters such as marriage, divorce, inheritance, etc. जैसा कि हम जानते हैं इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। हमारे यहाँ डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट लैंग्वेजेस वगैरह वगैरह हैं, जिसकी वजह से हम पूरे वर्ल्ड में बोले जाते हैं एज यूनिटी इन डाइवर्सिटी सिंबल। ठीक है, हमारे यहाँ इतनी डाइवर्सिटी है फिर भी हम लोग एक साथ मिलजुल के एक कंट्री में रहते हैं, जिसकी वजह से हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है पूरे वर्ल्ड में। लेकिन होता क्या है कि हमारे यहाँ डिफरेंट रिलीजन्स हैं, हर एक रिलीजन के उनके पर्सनल लॉज हैं। जिस तरह कोई हिंदू है उसकी शादी अगर उसको करनी है तो उसके रिचुअल्स, उसके कस्टम्स, उसके ट्रेडिशंस अलग होंगे। अगर कोई क्रिश्चियन है उसको अगर शादी करनी है तो वही सेम उसके रिचुअल्स, उसके कस्टम्स और उसके ट्रेडिशंस अलग होंगे। और उनको वो किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं ये सारी चीज़ें ये उनके पर्सनल मैटर्स होते हैं। ठीक है, कोई भी रिलीजन किसी दूसरे रिलीजन के ट्रेडिशन में या उनके पर्सनल मैटर में इंटरफेरेंस नहीं करता है। लेकिन होता क्या है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि एक हम देखा जाए तो जो पर्सनल लॉज है वो थोड़ा जो मेल हैं उनकी साइड इंक्लाइंड ज़्यादा है, जो कि फीमेल के लिए बहुत ही दर्दनाक साबित हो जाता है। कभी कभी जिस तरह पहले हमें पता था कि ट्रिपल तलाक कंटिन्यू होता था, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने अब नलीफाई कर दिया है, इनवैलिड या अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया है। तो होता क्या था कि अगर कोई हिंदू है उसको अगर डिवोर्स लेना है तो कोर्ट जाएगा, वहाँ पे वो केस लड़ेगा और डिवोर्स होगा। लेकिन अगर कोई मुस्लिम है तो जो विमेन होती हैं उनके अगर शौहर ने 3 बार तलाक 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 बोल दिया तो उनका वहीं पे तलाक हो जाता था। एक तरफ से देखा जाए तो ये राइट सिर्फ मेल के पास थी, फीमेल के पास नहीं थी। भाई
अगर देखा जाए तो ये फीलिंग दूसरी साइड से भी तो हो सकती है कि उसको इस शादी में नहीं रहना, लेकिन फीमेल के पास ये राइट नहीं था कि वो अपने शौहर को तलाक दे सके। इस तरीके से देखा जाए तो फीमेल बहुत ही वर्स कंडीशन में थी। तो गवर्नमेंट का या फिर यूसीसी का ये एम है कि सबके लिए कॉमन सेट ऑफ लॉज बनाए जाए। फॉर एग्जाम्पल, इसी को मैं कंटिन्यू करती हूँ कि अगर किसी को डिवोर्स लेना है तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन से रिलीजन से हैं, कौन सी कास्ट से हैं, या फिर कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, या फिर कुछ भी कौन सी रीजन से बिलोंग करते हैं, अगर आप इंडियन हैं तो आपको ऑल ओवर इंडिया डिवोर्स के लिए एक ही प्रोसीजर फॉलो करना होगा। वो जो भी है, लेकिन वो पूरे लोगों के लिए एक ही होगा। वो कॉमन सेट ऑफ लॉज एक तरफ से हम बोल सकते होगा, ठीक है। इसीलिए ट्रिपल तलाक को भी सुप्रीम कोर्ट ने नलिफाई कर दिया। तो यूसीसी का मेन एम यही है कि पर्सनल लॉज को रिप्लेस करके कॉमन सेट ऑफ लॉज बनाए जाएं, ताकि सारे रिलीजन के एक कॉमन सेट ऑफ लॉज हों। सबके अलग अलग जो पर्सनल लॉज हैं उसको रिप्लेस कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ पे औरतों की बहुत ही बुरी सिचुएशन होती है, इसलिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब लॉज की हम बात कर रहे थे, तो लॉज को हम देखते हैं कि इंडिया में दो तरीके के लॉज होते हैं। एक होते हैं क्रिमिनल लॉज, एक होते हैं सिविल लॉज। क्रिमिनल लॉज जो कि बहुत ही ग्रेव ऑफेंसेस से डील करते हैं, जैसे कि मर्डर, रेप एक्सेट्रा, और इसके अंदर आप देख रहे हैं आईपीसी 1860 यानी कि इंडियन पेनल कोड 1860 है, सीआरपीसी 1973 मीन्स क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 है, और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 है। इसमें होता क्या है, आप तीनों को मैं थोड़ा सा एक एक लाइन में समझाती हूँ। इंडियन पेनल कोड करता क्या है कि कौन सी जुर्म के लिए कौन सी सज़ा निर्धारित की गई है, ये सारी चीज़ें हमें आईपीसी में मिलती हैं। जिस तरह की आपने फिल्मों में देखा भी होगा कि जैसा आप क्या कहते हैं कि अगर कोई किसी ने किसी का मर्डर किया है तो उस मर्डर को बोलते हैं कि आपको आईपीसी की धारा 302 के तहत फांसी की सज़ा दी जा रही है। आईपीसी की धारा मतलब कि आईपीसी ने बोला है कि अगर आपने मर्डर किया है तो आपके ऊपर 302 की धारा लगेगी, और 302 की धारा लगने का मतलब कि आपको फांसी की सज़ा मिलनी है। तो ये वहाँ पे मेंशन होता है कि किस मतलब क्राइम के लिए या फिर किस ऑफेंस के लिए क्या पनिशमेंट प्रोवाइड करना है, ये आईपीसी बताता है। फिर हम आते हैं सीआरपीसी पे। अब जिस तरीके से क्रिमिनल को कब हम अरेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन को कैसे कंटिन्यू करनी है, जो भी क्राइम हुआ है उसका इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मतलब प्रोसीजर होता है। इसीलिए इसको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बोला जाता है। प्रोसीजर एक तरह से प्रक्रिया है ये कि हम कैसे प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। फिर हम आते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 पे। जिस तरह हम कोर्ट में एविडेंस रखते हैं तो ये देखता है कि वो एविडेंस रेलेवेंट है भी या नहीं। ऐसी चीज़ें मतलब एविडेंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं कि एविडेंस का क्या वेट है, मतलब वो कोर्ट में पेश करने लायक है भी नहीं, रेलेवेंट है भी कि नहीं, ये सारी चीज़ें इंडियन एविडेंस एक्ट डील करता है। अगर आप देखें तो यहाँ पे एक और चीज़ हमने लिखी है, इट इज़ सेम फॉर ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और कास्ट। मतलब जो भी क्रिमिनल लॉज है, आपने जो भी क्राइम किया है उसकी जो भी सज़ा है वो सब के लिए एक बराबर है। इसमें कोई भी भेदभाव नहीं है कि अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आपको ये सज़ा मिलेगी, मुस्लिम है तो ये सज़ा मिलेगी, नहीं। अगर आपने क्राइम किया है कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन से रिलीजन, रेस, कास्ट या फिर बोलते कौन सी रीजन से बिलोंग करते हैं, कौन से जेंडर से बिलोंग करते हैं, किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, सबके लिए एक ही सज़ा होगी बस। तो ये हमारे क्रिमिनल लॉज होते हैं। अब हम देखते हैं सिविल लॉज। सिविल लॉज मेनली डील्स विथ मैटर्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, मैरिज एक्सेट्रा। मतलब सिविल लॉज जो हमारे कॉमन चीज़ें होती हैं, जिस तरह हाउसिंग हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, मैरिज हो गया, मतलब पर्सनल अफेयर्स जो भी होते हैं उनसे डील करता है। ठीक है, जिस तरह की शादी, मैरिज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन एक चीज़ आप देखें तो सिविल लॉज में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि ये प्रावधान करे कि अगर आपने कोई चीज़ गलत कर दी तो आपको जेल जाना पड़ेगा। नहीं, यहाँ पे जेल जाने का कोई वो मतलब सीन नहीं होता है। यहाँ पे अगर आपने गलती करी है तो आपको फ़ी या फिर कंपनसेशन फ़ी ऐसी चीज़ें भरनी पड़ती हैं, ना कि अगर आपने अपने
मन पसंदीदा शादी कर ली तो आपको जेल भेज दिया जाए, ये कहीं भी नहीं होता है सिविल लॉज में। और इसी का एक पार्ट होता है पर्सनल लॉज, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो पर्सनल लॉज है वो डिफरेंट रिलीजन के लिए डिफरेंट होते हैं, जिसको कि रिप्लेस करने की कोशिश की जाएगी अगर यूसीसी को गवर्नमेंट अथॉरिटी इम्प्लीमेंट करती है इंडिया में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन के यूसीसी के मतलब इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या प्रोसेस अभी तक हुए हैं, उसकी हिस्ट्री क्या रही है। तो पहला है 1835। पहला स्टैंड ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लिया था। उन्होंने सोचा कि जो भी लॉज हैं उनको कोडिफाई कर दिया जाए। जिस तरह हम जानते हैं कि 1835 या 1830s हम बोल सकते हैं, ये एक फेज था सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स का। वहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सती वगैरह को बैन किया था, उन्होंने स्टैंड लिया, लेकिन उन्होंने कोई कोडिफिकेशन नहीं किया था पर्सनल लॉज का। इसीलिए हमने लिखा है नो पर्सनल लॉज कोडिफिकेशन, मतलब कि उन्होंने कोई भी पर्सनल लॉज का कोई कोडिफिकेशन नहीं किया था कि मतलब सारे रिलीजन के लिए एक कंबाइंड लॉज बनाना, ये उन्होंने कभी भी टारगेट नहीं किया। उन्होंने कोडिफिकेशन किया, जिस तरह की कोई अगर क्राइम करता है तो क्या होगा, अगर एविडेंस है तो क्या होगा, उन सब चीज़ों का कोडिफिकेशन किया, लेकिन पर्सनल लॉज का कोई कोडिफिकेशन नहीं किया। फिर 1941 BN राव कमेटी। 1941 में होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट या फिर कोर्ट को ये एहसास होने लगता है कि पर्सनल मैटर से रिलेटेड उनके पास बहुत से केसेस आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो वो सोचते हैं कि BN राव कमेटी फॉर्म की जाए, जिसको हम राव कमेटी कह के भी जानते हैं। तो BN राव कमेटी फॉर्म होती है, वो हिंदू लॉज को कोडिफाई करती है और उसी की रिकमेंडेशन पे हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में बनाया जाता है। ओके, अब हम और आगे देखते हैं कि आगे और क्या क्या हुआ। ये तो अभी तक हमने देखा कि ये 2 स्टैंड लिए, फिर जजमेंट क्या रहे आगे वो हम देखते हैं इंपॉर्टेंट जजमेंट्स में। पहला है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम केस। कंट्रोवर्शियल मेंटेनेंस लॉ सूट इन इंडिया SC ruled in 1985 favoring the maintenance given to an aggrieved divorced Muslim women। इसमें होता क्या है कि शाह बानो बेगम, जो कि एक 62 ईयर ओल्ड वुमन रहती हैं, उनको उनके शौहर ने डिवोर्स दे दिया रहता है, लेकिन वो इतनी बुढ़ी रहती है, उनके पास कोई भी इनकम का सोर्स नहीं रहता है। तो वो कोर्ट से गुहार लगाती हैं कि उनको मेंटेनेंस मिले ताकि वो अपनी ज़िंदगी थोड़ी जी सकें जो भी बची है। तो कोर्ट क्या करता है, वो 1985 में सुप्रीम कोर्ट 1985 में अपना जजमेंट देता है, जिसमें वो बोलता है कि जो भी मुस्लिम विमेन है, ठीक है, डिवोर्स के बाद उनको मेंटेनेंस मिलना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा था, शाह बानो के फेवर में भी हुआ ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। तो ये एक तरह से बोल सकते हैं बहुत अच्छा स्टैंड था सुप्रीम कोर्ट का। फिर हम दूसरा देखते हैं सरला मुदगल एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। Supreme Court in 1995 laid down the principles against the practice of solemnizing second marriage by conversion to Islam, with first marriage not being dissolved। सुप्रीम कोर्ट क्या कहा, इसमें हुआ क्या था कि ये बाइगैमी के खिलाफ आया था कि एक पति दो शादियां नहीं कर सकता, या फिर एक आदमी 2 शादियां नहीं कर सकता पहली बीवी को डिवोर्स दिए बिना, भले ही वो दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो जाए जहाँ पे कि उसको ये इजाज़त मिलती है कि आप एक शादी से ज़्यादा शादियाँ कर सकते हैं। लेकिन अगर वो आदमी मतलब वो मेल अपनी पहली बीवी को डिवोर्स नहीं देता है, तो ये एक तरफ से बहुत ही गलत चीज़ होगी। उसी को सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में बोला कि ये जो प्रिंसिपल है कि अपनी बीवी को मतलब पहली बीवी को आपने डिवोर्स नहीं दिया और इस्लाम या फिर किसी भी रिलीजन में कन्वर्ट होकर आपने दूसरी शादी कर ली, ये गलत है, ठीक है। लेकिन हाँ, मुस्लिम को यहाँ पे हमने इंक्लूड नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि ये वहाँ पे उस टाइम लागू था कि आप एक से ज़्यादा शादियाँ कर सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसमें क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट करता कि 5 बेंच जज बनाते हैं, या फिर 5 जज बेंच बनाते हैं, सॉरी। इसमें जो 3 जजेस होते हैं वो ये कहते हैं कि ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया जाए
और 2 जजेस इसके खिलाफ होते हैं, बट जैसा कि हर कोई जानता है मेजॉरिटी विंस। तो ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है या फिर जजमेंट आता है 22 अगस्त 2017 को कि ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल अब से घोषित कर दिया जाता है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी ये आदेश देता है कि आपको भी एक्ट मतलब कुछ ना कुछ स्टैंड लेना है ताकि ये प्रैक्टिस आगे बंद हो सके। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कहती है कि उन्होंने एक एक्ट बनाया जिसमें वो बोलते हैं कि जो भी मतलब सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आया 22 अगस्त 2017 उसके बाद जो भी ट्रिपल तलाक वाली प्रैक्टिस को कंटिन्यू करता है उसको 3 साल की पनिशमेंट होगी। तो ये रहा शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जो कि बहुत ही हाईलाइटेड केस था। हर कोई जानता है इस केस के बारे में, मतलब जिसको कुछ नहीं पता होगा वो भी बोल सकता है कि ट्रिपल तलाक था, ट्रिपल तलाक के खिलाफ था। ठीक है, फिर हम आते हैं शाफिन जहान वर्सेस अशोक केएम केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नो मैटर आप कौन हैं, कहाँ से हैं, किस जेंडर से हैं, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, मतलब रिलीजन रेस का कोई चीज़ मायने नहीं रखती। अगर आप 18+ हैं और अगर आप किसी से शादी करना चाहते हैं तो ये आपकी फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 21 जो कि ये कहता है राइट टू लाइफ, ये उसका पार्ट है। तो ये बहुत ही अच्छा डिसीजन रहा है ये भी सुप्रीम कोर्ट का। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जैसा लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड दैट राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस एज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मतलब कि कोई भी अगर अपने मन से शादी करना चाहता है, अपने किसी भी जो उसका पार्टनर है उससे शादी करना चाहता है, वो 18+ है, तो ये उसकी फंडामेंटल राइट है। इसके लिए उसको कोई सज़ा नहीं हो सकती कभी भी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड गवर्नमेंट ने इंडिया में इम्प्लीमेंट कर दिया तो उसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं पॉजिटिव्स को, यानी कि प्रोस को। इट विल प्रमोट जेंडर पैरिटी। जैसा कि मैंने बताया कि अगर पर्सनल लॉज को देखा जाए तो वो थोड़ा मेल फेवरिंग है, मतलब कि वो मेल को ज़्यादा फेवर करते हैं, फीमेल को नहीं। तो अगर उसको यूनिफाई कर दिया गया, मतलब पर्सनल लॉज को रिप्लेस कर दिया गया यूसीसी से, तो फिर फीमेल के भी पास इक्वल राइट रहेंगे जो कि मेल के पास है। तो एक तरफ से जेंडर पैरिटी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए लिखा गया है इट विल प्रमोट जेंडर पैरिटी। सेकेंड है प्रोवाइड इक्वल स्टेटस टू ऑल सिटीजन्स। मतलब अगर यूसीसी लागू होता है तो भले ही कोई किसी भी रिलीजन, कास्ट, किसी भी जगह, सबके लिए एक कॉमन सेट ऑफ लॉज होंगे, इसलिए इक्वल स्टेटस हो जाएगा हर एक सिटीजन का, भले वो जेंडर का हो या फिर कोई भी चीज़ से रिलेटेड हो, सबका एक इक्वल स्टेटस हो जाएगा। कोई भी इसमें, क्योंकि हम देख रहे हैं जेंडर पैरिटी जब हो रही है तो इसका मतलब इक्वल जेंडर भी हो गया, सब कुछ हो गया, तो इक्वालिटी हो गई, इसलिए इक्वल स्टेटस हो जाएगा हर एक सिटीजन का। विल बूस्ट नेशनल इंटीग्रिटी। नेशनल इंटीग्रिटी मीन्स यूनिटी। अगर अभी थोड़ा सा डिस्टिंक्शन है हर एक रिलीजन के, क्योंकि हर एक रिलीजन के डिफरेंट अपने पर्सनल लॉज हैं। अगर पर्सनल लॉज कॉमन हो जाएंगे तो ये जो डिस्टिंक्शन होता है हर एक पर्सनल लॉ की वजह से वो हट जाएगा। इस वजह से वो नेशनल इंटीग्रिटी, मतलब सब एक दूसरे के साथ आ जाएंगे, यूनिटी बढ़ेगी, इसलिए नेशनल इंटीग्रिटी को ये बूस्ट करेगा। इट विल अपहोल्ड द आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म, जैसा कि मैंने बताया कि सारे रिलीजन एक हो जाएंगे। विल गो इन लाइन विथ आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वेलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वेलिटी तो हो ही जाएगी, जेंडर पैरिटी प्रमोट हो रही, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कि सारे कॉमन हो जाएंगे लॉज सबके लिए, तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी हो जाएगा। तो ये आर्टिकल 14 को बहुत ही अच्छे से अवॉइड करेगा। इट विल इम्प्लीमेंट डीपीएसपी। आर्टिकल 44 अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है, जो कि कहता है कि स्टेट अथॉरिटी, मतलब गवर्नमेंट अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑल ओवर इंडिया यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट किया जाए, तो ये डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करना हुआ, डीपीएसपी के एक आर्टिकल को इम्प्लीमेंट करना हुआ। इट विल रिड्यूस जुडिशियल बर्डन बाय सिंप्लीफाइंग द लॉज। अभी क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट को डिफरेंट रिलीजन, कास्ट के लिए डिफरेंट रिलीजन्स के लिए
उनके अपने अपने पर्सनल लॉज पढ़ने पड़ते हैं, उस पर रिसर्च करनी पड़ती है, फिर वो जजमेंट देते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगर सबके लिए कॉमन सेट ऑफ लॉज हो जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट का भी टाइम बचेगा। एक सिंपल लॉ होगा, उनको पता है कि कोई भी इंसान है, किसी भी रिलीजन का है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर कोई मैटर चल रहा है तो उसके लिए ये लॉ बना है और उसी पे सुप्रीम कोर्ट या कोई सा भी कोर्ट, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही हो, हाई कोर्ट भी हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी हो सकता है, कोई भी कोर्ट उस पे अपना जजमेंट दे सकता है। तो ये काफ़ी टाइम सेविंग हो जाएगा। तो इट विल रिड्यूस जुडिशियल बर्डन बाय सिंप्लीफाइंग द लॉस। ओके, अब हम देखते हैं कॉन्स के, इसके नेगेटिव्स क्या हो सकते हैं। ये पहली बात, जो भी पॉजिटिव या जो भी नेगेटिव हैं ये इस पे डिपेंड करता है कि हमारी गवर्नमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करती है इंडिया में। सिर्फ इस बात पे पहले तो डिपेंड करेगा, बाकी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है। तो अब हम नेगेटिव की तरफ देखते हैं। इट विल गो अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ आवर सोशल फैब्रिक, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं एज यूनिटी इन डाइवर्सिटी नेशन। हमारे यहाँ डिफरेंट सारी चीज़ें हैं, फिर भी हम एक साथ एक कंट्री में मिलजुल के रहते हैं। लेकिन अगर ये यूसीसी लागू होता है तो हो सकता है कि यूनिटी में थोड़ी सी मतलब कि हैम्पर हो सके, थोड़ी यूनिटी, क्या पता ऐसा हो जाए। क्योंकि हमने एक दूसरे को, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी तो हमने सारे रिलीजन्स को एज इट इज़ अपनाया था, किसी के भी पर्सनल लॉज को हमने चेंज नहीं किया था। जो प्रैक्टिस कर रहा है हमने उन सब को एक दूसरे को एक साथ अपनाया था। तो अगर ये यूसीसी इम्प्लीमेंट होता है तो क्या पता उस चीज़ में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए। फिर जैसा कि आप कोई जानते हैं कि पॉलिटिकल इशू आएगा ही, मतलब कि पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा करती हैं कि कर सकती हैं, नॉट करती हैं, ऐसा कर सकती हैं कि इस इशू का बहुत ही फ़ायदा लें अपने वोट बैंक के लिए, पब्लिक को भड़काएं, कुछ भी करें, प्रोटेस्ट करवाएं। ऐसा हो सकता है कि ये कर सकते हैं, मतलब पॉलिटिसाइजेशन हो सकता है इस इशू का। It can go against the Article 25 means non-interference by state in religious matters. Article 25 क्या कहता है कि जो भी रिलीजियस मैटर है, जिस भी रिलीजन का, उसमें किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी की कोई मतलब राइट नहीं है कि उसमें इंटरफेरेंस करे। और अगर यूसीसी इम्प्लीमेंट होता है जो कि पर्सनल मैटर है, हर एक रिलीजन का पर्सनल लॉज हैं रिलीजन के, उसको जो कि वो रिप्लेस करना चाहता है एक तरफ से, कि देखा जाए तो पर्सनल मैटर में इंटरफेरेंस कर रहा है रिलीजन के, तो ये आर्टिकल 25 के अगेंस्ट जा सकता है। इट कैन लीड टू एक्सटेंशन ऑफ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज ऑफ रिलीजन्स। ये हर कोई जानता है कि हर एक रिलीजन के वही अपने अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं, पर्सनल लॉज होते हैं, जिनकी वजह से वो हर एक रिलीजन का एक अपना सिंबल होता है सोसाइटी में, वर्ल्ड में बोल सकते हैं, हर एक रिलीजन का एक अपना अपना सिंबल हो जाता है वो पर्सनल लॉज। लेकिन अगर यूसीसी इम्प्लीमेंट होता है तो क्या पता ये जो पर्सनल उनकी आइडेंटिटी है या उनका सिंबल है वो एक्सटेंड हो जाए, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब हमने सब कुछ जाना कि यूसीसी है क्या, कौन से आर्टिकल में है, फिर इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी हिस्ट्री, जजमेंट, प्रोज एंड कॉन, सारी चीज़ों के बारे में हमने जाना। अब इससे जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब टू माय चैनल रिव्यू स्टडी। थैंक यू।